ये बात। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे NDA GAT 2025 पेपर 2 फिज़िक्स। टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो थे 25। नंबर ऑफ क्वेश्चंस was 25 and one question is of 4 marks, so total marks is 100 out of 600. physics alone contribute about 100 marks. तो चलिए let's start. First question is from ray optics. We are given with the focal length that is 0.5 मीटर और हमसे पावर पूछी है लेंस की। तो यहाँ पे दो पॉइंट नंबर 1, अगर पावर नेगेटिव रखनी है, अगर पावर नेगेटिव आ रही है तो वो कॉनकेव लेंस है। अगर आपको इतनी सी बात पता है तो आप ये दो ऑप्शन एकदम से एलिमिनेट कर दोगे। अब सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, पावर इन डायोप्टर इज़ 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर। क्या मुझे फोकल लेंथ मीटर में गिवन है? बिल्कुल है, 0.5 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब 1/0.5 ये आ गया 2.0 डायोप्टर, और क्योंकि कॉनकेव है तो -2.0 डायोप्टर। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन जो है CDS में पूछा गया था और लकीली वो भी शायद क्वेश्चन नंबर 2 ही था फिजिक्स सेक्शन का। तो हमें वो लॉ बताना है जो डायरेक्शन बताता है फोर्स पे, दैट इज़ फ्लेमिंग तो है, ये तो सबको पता है। कन्फ्यूजन आती है राइट या लेफ्ट पे, तो वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और ये क्या कहता है लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करें कि आपका थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर तीनों एक दूसरे के एक साथ मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। तो आपके पास जो थंब होगा वो आपको बताएगा किसकी डायरेक्शन? थंब आपको डायरेक्शन बताएगा फोर्स की। जो आपके पास इंडेक्स फिंगर होगी, इंडेक्स फिंगर, वो आपको डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की। और जो आपके पास मिडिल फिंगर होगी, वो आपको डायरेक्शन बताएगी करंट की। इसको याद रखने का तरीका क्या है? FBI। ठीक है, तो इसका हमारे पास आ जाएगा बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 3, 1 पारसेक इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक लाइट ईयर से शुरू करते हैं, 9.46 10⁻15 मीटर। फिर आता है 1 पारसेक। एक पारसेक में आपके पास होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU 1.496 11 मीटर। आपसे पूछा है 1 पारसेक, किसके टर्म में? एस्ट्रोनॉमिकल। दोनों को डिवाइड कर दो। 1 पारसेक अपॉन 1 AU, ये कितना आ जाएगा भाई? 16/11, ये तो आ गया 10⁵। अगर आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई करते हो ऑलमोस्ट, तो 2 × 10⁵, तो यानी कि 1 पारसेक 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ रहा है और ऊपर 3.08 है, तो इसका सही आंसर आपके पास ही आ जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर
3. Which one of the following statement for second law of motion is not correct? इनमें से कौन सा जो है सेकंड लॉ के रिगार्डिंग सही नहीं है? सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है that force is directly proportional to rate of change of linear momentum. F is equals to del P upon del T ऐसे लिख लो, चाहे dP upon dt ऐसे लिख लो. अब डेल को मैं लिख सकता हूँ m v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, और जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उसमें मैं a को क्या लिखूँगा? v माइनस यू अपॉन टी. यही तो है मेरे पास. तो आपके पास f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ma. दो बातें पता चल गई हैं. चलिए, द नेट फोर्स ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉडीज एक्सेलरेशन. ये बात बिल्कुल सही है. m कांस्टेंट है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है. दूसरा, द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन. इसी की अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखनी है, f वेक्टर इज ma वेक्टर, तो दूसरा भी सही है. द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. ये भी सही है, ये भी सही है, भी सही है. द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू बॉडीज मोमेंटम. ये गलत है. एक्सेलरेशन के होता है, मोमेंटम के नहीं होता. और वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के होता है, मोमेंटम के नहीं होता. तो इसका आएगा डी, फोर्थ का. फिफ्थ, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम 310 केल्विन टू 340. द टेम्परेचर इंक्रीज इन डिग्री सेल्सियस. सबसे पहली बात, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होगा K प्लस K माइनस 273. तो जब 310 केल्विन है तो डिग्री में कितना हो जाएगा वो? ये सॉरी. और अगर 340 है तो कितना हो जाएगा? फिर हो जाएगा 340 माइनस 273. ये आ गया 67 डिग्री. हमें तो इंक्रीज बताना है. 310 से 340 हुआ है तो सेल्सियस में कितना इंक्रीज होगा? इंक्रीज उतना ही होगा. याद रखना ये बात. ये मैं डायरेक्ट भी करा सकता था, बट हो सकता है डायरेक्ट आपको समझ ना आता, तो पहले मैंने उसको चेंज कर लिया. ठीक है, पहले मैंने उसको चेंज कर लिया. उसके बाद 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ बॉडी इज नॉट करेक्ट? चलो, वर्क डन इज 0 इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. पहले वर्क डन क्या होता है ये देख लेते हैं. वर्क डन हमारे पास होगा हमारे पास होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, एफ डी कॉस थीटा. अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और ग्रेविटी ऐसे एक्ट कर रही है तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. कॉस 90 क्या होता है? 0. तो ग्रेविटी जो वर्क करेगी किसी बॉडी पे जो हॉरिजॉन्टली चल रही है, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0. तो लास्ट स्टेटमेंट सही है. लास्ट स्टेटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. वर्क डन ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, वर्क डन डिपेंड ऑन द वर्टिकल डिस्टेंस सेपरेटिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, एंड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट. जो ए है और जो सी है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है. जो ए और सी है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है. ए कह रहा है कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सी कह रहा है कि पाथ पे डिपेंड करता है. तो वर्क डन में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करता. डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का. तो इसका आपके पास आएगा सी गलत है, ए सही है. ठीक है जी, सी गलत है, ए सही है. क्वेश्चन 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? प्रेशर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. एज वी गो डीपर इन द लिक्विड द प्रेशर डिक्रीजेज. एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट. पास्कल एंड दिस. जो प्रेशर है वो दरअसल स्केलर है, तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मतलब एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, तो
तो उसके पास दोनों है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना अच्छा इनमें से। ठीक है, चलो फिर करेक्ट की बात करते हैं। फर्स्ट वाला प्रेशर जो है टिल क्लास 12 इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ऑल दो होता एक्सियल वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी, तो पहला गलत है। एज वी गो डीपर इन अ लिक्विड द प्रेशर डिक्रीजेज, अगर ऐसा होता तो जो सी डाइवर्स हैं दे डोंट रिक्वायर्ड द ऑक्सीजन सिलेंडर, बट ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है जितना आप पानी के अंदर जाते हो, तो ये गलत है। प्रेशर बढ़ता है जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे। प्रेशर किसी भी पॉइंट पे लिक्विड के अंदर होता है Pa प्लस एच रो जी, जो A है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सी एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, ये गलत है। अगर ये मेरे पास एक बॉडी है और मैं इस पर एक एक्शन फोर्स लगाऊंगा तो मैं इस पर एक्शन फोर्स लगा रहा हूँ, ये मेरे ऊपर रिएक्शन लगा रही है। एक्शन रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडी पे लगती है। तो 7th का तुम्हारे पास आ गया सी। विच अमंग द फॉलोइंग वेवलेंथ रेडिएशन में कोरस्पॉन्ड टू एन एक्सरे, इनमें से एक्सरे की वेवलेंथ बतानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर वी टोटल हैव 7। कौन कौन सी? सबसे छोटी गामा रेज, देन एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स एंड एट लास्ट रेडियो वेव्स। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो के, सबसे कम एक्स गामा के, फिर एक्सरे की है। तो इसका आपके पास दोनों ऑप्शन ठीक हैं, बट आप सेकंड के साथ जाए 10 नैनोमीटर तक हो जाती है। ठीक है, प्राइमरी एक्सरे या सेकेंडरी एक्सरे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। इन अ टेलीस्कोप कंपेयर टू द आई लेंस द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़, टेलीस्कोप के अंदर हमारे पास दो लेंस होते हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से लाइट रे आई इन्फिनिटी से इस तरीके से, एंड दे टेंड टू मीट एट अ पॉइंट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है? ऑब्जेक्ट को नज़दीक ले आता है। फिर आता है एक आई लेंस, इस तरीके से, ऐसे और ऐसे, इस तरीके से हमें इमेज मिलती है कहीं यहाँ पे। सॉरी, इस तरीके से हमें इमेज मिलती है यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये आई लेंस है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस है। तो दोनों में लार्जर फोकल लेंथ एंड लार्जर अपर्चर। 9th का ए। 10th, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इज इक्वल्स टू एच एफ। एफ फ्रीक्वेंसी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच का डायमेंशन क्या है? पहले तो एच का डायमेंशन निकालो। ई इज इक्वल्स टू एच एफ, ये तुम लोगों के लिए भी है। और एच का डायमेंशन हो जाएगा एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूँ 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो एनर्जी का डायमेंशन mL2t-2 और टाइम का t, तो एच का डायमेंशन आया है mL2t-1। लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल्स टू m इंटू वी, mLt-1 है ही नहीं बराबर, गलत। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू mvr, mLt-1 इंटू L कितना आ गया? mL2t-1। एंगुलर मोमेंटम एज सिंपल एज दैट। डिस्प्लेसमेंट का L रहेगा, टॉर्क का रहेगा एनर्जी का। डिस्प्लेसमेंट इट इज L फॉर टॉर्क, mL2t-2। तो इट्स बी ऑप्शन। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है? द वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ देर पहले हमने वर्क डन डिस्कस किया था। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट है तो थीटा भी आएगा, एफ डी कॉस थीटा। अब देखो
अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। वर्क डन जीरो नहीं आएगा, माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर सेम डायरेक्शन में जिसमें फोर्स है, ये लग रही फोर्स, ये रहा, थीटा कितना आएगा 0 डिग्री आएगा। थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 0 डिग्री आ जाएगी, और ये आपके पास हो जाएगा वर्क डन कितना पॉजिटिव, तो 0 ये भी नहीं आया है। तीसरे में कहता है परपेंडिकुलर, फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, अब एंगल 90 है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू आपके पास होती है क्या 0। तो इसका मतलब सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज, ये क्वेश्चन हर बार आता है, इसको याद रख लो, यूनिफॉर्म होता है अंदर, बी इनसाइड इज यूनिफॉर्म एंड बी आउटसाइड 0, तो ए आएगा इसके अंदर। अगर आप सॉलिनॉइड होती क्या है, सबसे पहले तो यही समझो, इस तरीके से एक इंसुलेटेड आयरन वो हो गया, और उस पर कॉपर वाइंडिंग कर रखी है, इस तरीके से करंट ऐसे जा रहा है, बाहर की तरफ करंट इक्वल और ऑपोजिट है ऑलमोस्ट, बाहर की तरफ करंट इक्वल और ऑपोजिट है ऑलमोस्ट, अंदर की तरफ यूनिडायरेक्शनल है, तो बाहर तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें जो करंट है ऊपर की तरफ है ऐसे, इस तरफ आएगा, इसमें नीचे की तरफ है ऐसे, इस तरफ आएगा, कैंसिल कर देगा। इस तरह आउटसाइड द सोलेनॉइड सारा कैंसिल है, इनसाइड यूनिफॉर्म है। उसके बाद 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर -250 टेम्परेचर। अगर आप मरकरी की बात करें तो मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -38.8, बहुत कम है। अल्कोहल का उससे भी कम है, तो ना तो मरकरी बेस्ड थर्मामीटर सुटेबल है ना अल्कोहल बेस्ड। जो क्लिनिकल है वो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, सिर्फ बॉडी टेम्परेचर की जो रेंज है उस तक ही काम करता है। तो हमारे पास क्या बचता है, 4th वन थर्मोकपल, थर्मोकपल बचता है हमारे पास। थर्मोकपल क्या करता है, टेम्परेचर डिफरेंस डिटेक्ट करता है दो अलग तरह के मेटल में, दो अलग तरह के मेटल है, उनका जॉइंट है, उनका मिक्सचर बनाया, उसमें वो है जो टेम्परेचर डिटेक्ट करता है। ठीक है जी। और इसमें आप एक बात और याद रखना, थर्मोकपल की जो रेंज है वो -250 डिग्री सेल्सियस तक है। सबसे लोवेस्ट अचीवेबल टेम्परेचर है -273.316। इससे नीचे टेम्परेचर नहीं अचीव कर सकते। इससे नीचे अगर टेम्परेचर के लिए जाएंगे तो वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर इज। दो तरह की हीट होती है, एक स्पेसिफिक, एक होती है स्पेसिफिक, एक होती है लेटेंट। स्पेसिफिक क्या करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी, लेटेंट क्या करेगी, फेज को चेंज कर देगी, फेज को चेंज कर देगी। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं टेम्परेचर हीट, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इस तरीके का। यहां सॉलिड है, टेम्परेचर बढ़ा, मेल्ट हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस है सपोज, यहाँ बन गया लिक्विड, अब ये मेल्ट हो रहा है, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हुआ, दिस इज बॉइलिंग, यहाँ बन गया गैस, इस तरीके से। तो जिस पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन एन ओपन वेसल बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेसल का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर किस पॉइंट पे सेम रहेगा। ठीक है, किस पॉइंट पे सेम रहेगा, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, लिक्विड, नन ऑफ द अबव, बताओ।
किस पॉइंट पे जो है सेम रहेगा, मेल्टिंग, बॉइलिंग, लिक्विड पॉइंट। तो इसका सही आंसर आएगा बॉइलिंग पॉइंट। फिर वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, फिर वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर बराबर हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सरफेस टेंशन इज करेक्ट। सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। पहला कह रहा है इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। किसके लिए है? अच्छा इसमें कुछ नहीं दिया। सरफेस टेंशन होती है एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लिक्विड ट्राई करेगा टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ कोहेशन बोलते हैं। टेम्परेचर के साथ फोर्स ऑफ कोहेशन डिक्रीज होती है, तो सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। अ बॉडी सिंक इन वाटर। बॉडी सिंक कब करती है? याद रखना, अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से। अगर मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास बीकर के अंदर वाटर है, लिक्विड है, इसमें एक बॉडी अगर थ्रो कर दी जाती है तो बॉडी का वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, बॉडी पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, बाइंड फोर्स। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? लेट से W माइनस एफ ऑफ बी, बाइंड फोर्स। अगर W वेट ज़्यादा है तो बॉडी नीचे, बाइंड फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी ऊपर। वेट कितना? mg, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बाइंड फोर्स जितना पानी डिस्प्लेस किया है V सिग्मा g, तो यह आ गया V रो माइनस सिग्मा। अगर रो सिग्मा से ज़्यादा है तो बॉडी सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। अगर सिग्मा रो से ज़्यादा है तो बॉडी तैर जाएगी। सिग्मा जो है वो डेंसिटी है वाटर की, रो जो है वो डेंसिटी है किसकी? बॉडी की। तो बॉडी सिंक कब करेगी? व्हेन डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वाई अ फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। बहुत तेज बॉल आई है, कैच ले रहा है तो हाथ पीछे को क्यों कर लेता है? ताकि एक्सेलरेशन खत्म कर सके, रिड्यूस कर सके, ताकि जो एक्सेलरेशन है उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है, मोमेंटम कम करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे वो है ही नहीं। बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर अपीयर टू बी रेज्ड इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कैसा वाटर टैंक है एंड इसके अंदर ये वाटर है, दिस इज द बॉटम। यहां से एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे जाएगी, और ये मैं बता देता हूं दिस इज नॉर्मल। तो रे जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर से रेयर की तरफ, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो यहाँ से देखेगा उसको लगेगा रे यहाँ से आई है, तो यहाँ पे बॉटम दिखाई देगा एज कंपेयर टू दिस। अब ये जो फिनोमिना है दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 20। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। डेप्थ बताता है, ठीक है जी, डेप्थ बताता है, कोई चीज रास्ते में तो नहीं है, शिप वगैरह के। 21। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लॉन्गर वेवलेंथ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने बनाया था, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इनमें से किसकी होगी? माइक्रोवेव। सबसे ज्यादा वेवलेंथ हो जाएगी माइक्रोवेव की। For a material under static condition, which among the following statement is correct? Static condition मतलब रबिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर रब करके उसको स्टैटिक बोलते, चार्ज जहाँ पे रहेगा वहीं पे रहेगा। तो इसमें कह रहा है कि इज करेक्ट बोथ परफेक्ट कंडक्टर एंड इंसुलेटर कैन बी चार्ज एंड बोथ परफेक्ट कंडक्टर एंड इंसुलेटर कैन नॉट बी चार्ज। दोनों गलत हैं।
पहला कहता है एन इंसुलेटर कैन बी चार्ज, दूसरा कहता है कंडक्टर कैन बी चार्ज। ठीक है, तो याद रखना इसमें से करेक्ट कौन सा है। कंडक्टर को तुम जितना भी चार्ज दोगे ना वो सारा सरफेस पे चला जाएगा। मैंने कंडक्टर को चार्ज दे दिया सारा, होगा क्या, इंस्टेंटली सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहा। तो ये गलत है, ए ऑप्शन। इंसुलेटर पे अगर यहाँ चार्ज दोगे तो वो यहीं रहेगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, चलो 23, अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। नज़दीक का तो दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। ठीक है, इसको कहते हैं मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, दूर के अच्छे से दिख जाते हैं, मायोपिया। और इसकी रेमेडी क्या है, इसकी रेमेडी हमारे पास है क्या, इसकी रेमेडी हमारे पास है कॉनकेव लेंस। इसकी रेमेडी हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस। दिस इज ह्यूमन आई, ये रहा लेंस और रेटिना पे इमेज बनती है, तो होगा क्या, होगा ये आई बॉल की लेंथनिंग छोटी हो जाएगी और इमेज रेटिना से पहले ही बन जाएगी। इसको ठीक कैसे करेंगे, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कर देगा लाइट रेज को और फिर इमेज बिल्कुल यहाँ पे, तो इट्स मायोपिया। द एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड फॉर अ सिस्टम विच इज, एनर्जी किसके लिए हमेशा कंजर्व रहेगी, आइसोलेटेड के लिए। नॉन आइसोलेटेड में तो एनर्जी लॉस होगा, नॉन आइसोलेटेड में एनर्जी लॉस हो जाएगा, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं चलेगा, टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन चलेगा। लास्ट वन इज, सपोज a ball of mass m is thrown upward from a point A and it reaches up to the highest point B, it return back to point A। पॉइंट A से B तक, B पे वेलोसिटी 0 है और A पे हाइट 0 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे 0 है, काइनेटिक यहाँ पे 0 है। तो कह रहा है काइनेटिक एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, तो इसका है ए ऑप्शन। ठीक है, तो दैट वाज द 25 क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन NDA 2025 पेपर 2 इन फिजिक्स। ठीक है जी, जय।